कांग्रेस का नाम ही मत लीजिए उसमें। माउंटबेटन, हिंदू महासभा और आपके जिन्ना, ये तीन लोग दोषी थे देश के बंटवारे के लिए। देखिए एनसीईआरटी को कुरान और रामायण कोई वो नहीं है महाभारत जिसको माथे पे चिपका लें कि जो भगवान ने कह दिया है और बस एनसीईआरटी तो पता नहीं क्या पत्थर की लकीर हो गई है। एनसीईआरटी का मकसद यही है कि लोग इतिहास न जाने और इतिहास न जानने का नतीजा आपके सामने है। सहमत हूँ नहीं हूँ वो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ये मालूम है जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें जो प्रेजेंट पार्टीज होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। पार्टीशन में कौन प्रेजेंट पार्टीज थी? मुझे यमुना ऐसी चाहिए, मुझे आगरा ऐसा चाहिए जो ताजमहल है ना पीछे गंदगी, ऐसा चाहिए मुझे। क्या मजा गए? 1938 में हिंदू महासभा ने क्या कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, पहली आवाज उनकी आई थी। एनसीईआरटी में जितना है, मैं भी एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ, सब बकवास है उसके अंदर। हाँ तो आने वाली नस्ल कैसे खराब होगी? आप एक बात बताओ, मान लो अभी सबके दिलों में जहर घुला हुआ है, वो तो वोट देंगे। अब आगे चल के कभी ना कभी वो तो पीढ़ी जाएगी, नई पीढ़ी आएगी, वो भी 18+ होंगे, 18+ होंगे, तो उनके दिलों में जहर कैसे घोलना है कि ये वापस से आए। NCERT यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT ने अपने सिलेबस में 16 अगस्त को 2 नए मॉड्यूल जोड़े। जो एक मॉड्यूल क्लास 6 से 8th के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, छात्रों को पढ़ाया जाएगा, और दूसरा मॉड्यूल क्लास 9 से 12th के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। इस मॉड्यूल में भारत के विभाजन की बात करी गई है, भारत के विभाजन के दोषियों की बात करी गई है, जिसमें जिक्र है मोहम्मद अली जिन्ना का, कांग्रेस पार्टी का और लॉर्ड माउंटबेटन का। कहा गया कि विभाजन के लिए ये तीनों जिम्मेदार हैं। कैसे, वो भी बताया। कहा गया है, इसमें बताया गया इस मॉड्यूल में कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की, विभाजन की मांग करी, कांग्रेस ने इसे मंजूरी दी, स्वीकृति दी और लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे लागू किया। अब इसको लेकर राजनीति गरमाई, राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी उठी। तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनसीईआरटी के इस फैसले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस किताब को जला देना चाहिए। क्यों? उन्होंने इसका भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग है। इन्हीं की साठगांठ के चलते भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। हालांकि एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण का भी जिक्र किया है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत के लोगों को अब ये विभाजन स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्वीकार नहीं करेंगे तो भारत के अंदर की जो स्थिति है वो और बुरी और ख़राब हो सकती है। तो ऐसे में हम जनता का मत जानने निकले हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। एनसीईआरटी के ये जो उन्होंने नया मॉड्यूल जोड़ा है अपने सिलेबस में, इस पर उनका क्या कहना है। तो आइए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका इस पर मत क्या है। भाई, एनसीईआरटी ने आज अपने सिलेबस में एक नया मॉड्यूल जोड़ा है, जिसमें छात्रों को पढ़ाया जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दोषी मतलब पूरी तरह से जिम्मेदार जिन्ना, कांग्रेस पार्टी और माउंटबेटन थे। देखिए, आपको क्या लगता है कि जो जिम्मेदार थे वो पूरी तरह से, मुझे तो लगता है कि हाँ थे वो। अच्छा। और इसके अलावा भी ये बात है कि देखिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ो उस वक्त की, तो जिन्ना खुद भी ये चाहते थे कि एक अलग से मुस्लिम बहुल एक राज्य बने, और एक और भी उस पर चीज़ थी कि वो ये भी चाहते थे कि बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान तब बना था और वेस्ट पाकिस्तान तब था। 2 कंट्रीज, मतलब एक कंट्री बना था जो अलग अलग पाकिस्तान का एक ही पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता। उसके बीच में से दिल्ली से होते हुए एक पतली पट्टी चाहते थे वो जी, जो कि जिसके अगल बगल पूरी मुस्लिम बहुल इलाके होंगे। और गांधी जी भी उसके समर्थन में, वो चाहते थे गांधी जी भी उसके समर्थन में आए कि वो पट्टी बनाई जाए, और वो उस पट्टी के थ्रू वो पूरा जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों एक साथ एक कंट्री में रहे। हालांकि वो किसी तरह से भी, किसी भी वजह से वो पूरी नहीं हुई, और वो अलग अलग कंट्रीज, मतलब ज्योग्राफिकल एरियाज की वजह से अलग अलग क्षेत्र रहे। तो वो ऐसा रहे। हालांकि वो ठीक है, पढ़ा सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल होती है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो ये ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं।
जो NCERT उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण का जिक्र किया, जिसमें बताया गया है कि नेहरू ने उस वक्त कहा था कि भारत को अब विभाजन स्वीकार कर लेना चाहिए, ये समय की मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत की जो आंतरिक स्थिति है वो और बुरी हो सकती है। लेकिन इस पे पवन खेड़ा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कटाक्ष दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने कई मौक़ों पर इस बात का जिक्र किया था कि जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी सोचिएगा इस बात के कि उस वक्त जो लड़ाई लड़ रहे थे लोग, हिंदू या मुसलमान या कोई भी सही, वो आपस में ही लोग लड़ रहे थे, आपस में ही मारकाट मचा रहे थे। यहाँ लोग विभाजन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई तो कर रहे थे लोग, आपस में मारकाट तो मचा रहे थे। अब उसकी वजह से देश विभाजित हो गया या नहीं हुआ। यूरोप में छोटे छोटे कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसी होने की वजह से, रियल डेमोक्रेसी है वो, ये तो तब भी मैं कहूंगा रियल डेमोक्रेसी नहीं है, बहुत सारी त्रुटियां हैं यहाँ पे। केस हो जाता है, खुल के बोलो तो किसी भी आप मुद्दे पे आप खुल के बोल ही नहीं सकते। आपके ऊपर देशद्रोह लग जाएगा, पता नहीं क्या क्या लग जाएगा। आप खुल के बोल दोगे तो FIR ऐसे होती है, मिनट से पहले FIR होती है, कोई खुल के नहीं बोल सकता यहाँ पे। कांग्रेस के टाइम भी ऐसा ही था, बीजेपी के कांग्रेस टाइम भी ऐसे था, और कोई भी पार्टी होगी ऐसे। मैं कह ही नहीं रहा कि रियल डेमोक्रेसी ऐसी होती नहीं, डेमोक्रेसी है ही नहीं, ये बात रियल डेमोक्रेसी है ही नहीं। ये बात है डेमोक्रेसी की, सरकारों की बात नहीं है ये। आप खुल के किसी भी लेवल पे बोल ही नहीं सकते। आप देखो रियल डेमोक्रेसी क्या कैसे होती है। प्लेबिसिट होता है, यूरोप में प्लेबिसिट होता है, प्लेबिसिट में कंट्रीज तोड़ दिए जाते हैं। हाँ, मुझे ये कंट्री चाहिए, वहाँ अपना वोटिंग होती है, अपने अलग कंट्रीज बन जाते हैं तुरंत के तुरंत। अब एक बात बताइए, ये कैसा कंट्री है? महाराष्ट्र में मराठी के नाम पे लोग मर रहे हैं एक दूसरे को, बिहार में भूमिहार है, हम ये हैं, हम वो। यार कौन सा कंट्री है भाई ये, मुझे आप बता दो। अभी हिंदू आपस में खुद लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? मुस्लिम भी आपस में लड़ते हैं कि हम मजहबी, हम ये वाले मुसलमान हैं, हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं। लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? तो पहले तो इंसान अपने आप को ये सीख ले कि हमें आपस में बंटना ही नहीं है। जब ये देश बना तो खून तो सबका मिला हुआ है, देश में खून पसीना तो सबका मिला हुआ है। कितने लोग जेल गए, कितने लोग फांसी चढ़ गए, कितने लोगों ने, भाई उसमें से आप कैसे बता सकते हो कौन हिंदू था कौन मुसलमान था? सबने बलिदान दिया, तो किसी एक का देश नहीं है ना भाई। कल जो हुआ उससे आज का क्या मतलब, क्या है आज का क्या मतलब है? कल जो हुआ ये उन्होंने अपने सिलेबस में जोड़ा है पढ़ाने के कुछ लिए। करा, सरकारें बटी, उसका आज आप बात फ्यूचर की करो ना। मेरे पास बहुत अच्छा मुद्दा है। हाँ, अगर मुझे आज ये चाहिए, देख लो, देखो मुझे आज ये चाहिए, मुझे ये दिखाओ। सीधी मुझे यमुना ऐसी चाहिए, सीधी दिखाओ। मुझे यमुना ऐसी चाहिए, मुझे आगरा ऐसा चाहिए, जो ताजमहल है ना पीछे गंदगी, ऐसा चाहिए मुझे। क्या मजा गया शुरू से भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पास्ट पुरानी बातें निकालने से फायदा क्या है? आप फ्यूचर की बात करो ना, आप इकोनॉमी की बात करो, आप स्कैम्स की बात करो। ये कुत्ते पकड़ने से भाई ये क्या होगा? बताओ, आप मेरे को ये बताओ क्या होगा? ठीक है, वैसे एक बात से ये भी सही है भाई, कुत्ते पकड़ रहे हैं, इससे भाई इंसान का लेवल तो दिख रहा है सरकार का कि क्या हो रहा है, कि हम कुत्तों के पीछे जा सकते हैं, हम स्कैम्स नहीं कर सकते, बचा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते भाई। मुझे तो ऐसा सिटी चाहिए, ऐसी सिटी चाहिए, मिल जाएगी। ऐसा सिटी चाहिए मुझे। ये सब फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा यार। हाँ, तो आने वाली नस्ल कैसे खराब होगी? आप एक बात बताओ, मान लो अभी सबके दिलों में जहर घुला हुआ है, वो तो वोट देंगे। अब आगे चल के कभी ना कभी वो तो पीढ़ी जाएगी, नई पीढ़ी आएगी, वो भी 18+ होंगे, 18+ होंगे, तो उनके दिलों में जहर कैसे घोलना है कि ये वापस से आए? ठीक है, तो यही तो किया जाएगा ना। जब स्कूल में ये पढ़ाएंगे तो उनके दिलों में वही जहर खुलेगा। तो हिंदू मुसलमान का भी भाई देखो, सीधी बात है, जब तक एक देश आपस में लड़ता रहेगा ना तो लिटरेसी रेट बढ़ेगा, ठीक है, ना ही भाई ये कभी हिंदू मुसलमान खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होगा ये सब। हिंदू मुसलमान की हिंदुइज्म में भी बहुत सारी नॉलेज है, इस्लाम में भी बहुत सारी नॉलेज है, हर जगह से ग्रस्त करो, क्या दिक्कत है? ये नहीं सिखाता। मुझे ऐसे किसी एक ऐसी धर्म की किताब निकाल के दिखाओ जिसमें लिखा है कि तुम ये जाके मंदिर तोड़ो या तुम फलानी जाके मस्जिद तोड़ो, किसी एक धर्म में ऐसा लिखा है? अरे जहाँ मंदिर बना था वहां भी तो घास फूस थी कभी, अब क्या घास फूस तो लाओगे वापस? जो हो गया सो हो गया, कोई मतलब नहीं है ये सब करने का। सीरियसली बता रहा हूँ, वैसे मैं सच बता रहा हूँ, बीजेपी ही सपोर्टर हूँ। क्यों? क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप चाहिए बस अपनी जगह पे। कांग्रेस का नाम ही मत लीजिए उसमें। माउंटबेटन, हिंदू महासभा और आपके जिन्ना, ये 3 लोग दोषी थे देश के बंटवारे के लिए। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू 1938 में हिंदू महासभा ने क्या कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, पहली आवाज उनकी आई थी। 1940 में वही जिन्ना ने कहा
1942 में फिर जब बंटवारा हुआ तो हिंदू महासभा ने वही राग अलापा। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया था कि बंटवारा कर दो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। नेहरू के एक भाषण का जिक्र भी है। आप इतिहास पढ़ाओगे, आर्टिस्ट का पढ़ाओ। यही तो एनसीईआरटी का बता रहा हूँ आपको मैं। यही अब कांग्रेस ने हमें बाबर से लेके नीचे बहादुर शाह जफर तक सबके नाम पता है? शिवाजी के दादा का हमको नाम पता है। यहाँ जय श्री राम के नारे लगाते हैं। भगवान राम के दादा का नाम पता है किसी को? पता है किसी को? मुझे बता दे। अगर मैं अभी भगवान राम के, शिवाजी को तो छोड़ दो एक मिनट साइड में, राम के ही थोड़ा 3-4 पीढ़ी ऊपर नीचे चला जाऊं ना तो कोई नाम नहीं बता पाएगा। तो ये एनसीईआरटी का फर्ज नहीं था बताना? जिस देश में 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं वहां के बच्चों को एनसीईआरटी का फर्ज नहीं है बताना सनातन क्या है? भाई एक मिनट कभी एनसीईआरटी की किताबों में आपने ये कभी देखा है? कभी आपने ये चीज नोटिस की है? कभी एनसीईआरटी ने ये बताया कि मुगलों का राज पूरे भारत पे नहीं था? अब तो हटा दिया गया ना चैप्टर। सब कुछ हटेगा। मोदी जी का सही है, ये सही है। अगर यही बीजेपी उस समय होती, देश का बंटवारा बंद करने की बात होती और मोदी योगी होते तो आपको लगता है देश का बंटवारा हो जाता? मुझे नहीं पता, जो चीज है नहीं थी नहीं तो नहीं होता। यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। यही फर्क है। बीजेपी मेरे घर में राशन नहीं पहुंचा रही है। सहमत हूँ नहीं हूँ वो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ये मालूम है जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें जो प्रेजेंट पार्टीज होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। पार्टीशन में कौन प्रेजेंट पार्टीज थी? 3 थी, 4 थी, 5 थी। डिस्प्यूट हुआ जी तो वो तो जिम्मेदार हुई ना ऑटोमेटिकली यार। एनसीईआरटी ने क्या करा मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ जी। मैं एक नॉर्मल जनरल बात कर रहा हूँ कि जब कोई डिस्प्यूट होता है 2 लोगों के बीच में हो, 3 लोगों के बीच में हो, तो वो ऑब्वियसली उसमें इन्वॉल्व हैं तभी डिस्प्यूट हुआ है। अब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन किन लोगों ने करा, कहाँ पे उसको डिफाइन किया गया पार्टीशन को, तो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई ना। वो जो वहाँ पे प्रेजेंट थी पार्टीज वो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो गई। बिल्कुल मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। कांग्रेस ही जिम्मेदार है। उस समय कोई और पार्टी थी नहीं हिंदुस्तान के अंदर, एक कांग्रेस पार्टी थी और उनके कतरधर्ता उस समय महात्मा गांधी जी थे और उनके कहने पर ही ये विभाजन किया गया था। उनके ज़बरदस्ती करने पर ये विभाजन हुआ था। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात पे। अच्छा, मैं भी पूर्ण रूप से सहमत हूँ और इसमें कांग्रेस पार्टी का रोल थोड़ा कम है लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का रोल ज़्यादा है। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना अगर चाहते या फिर अपनी महत्वाकांक्षा को रोकते कि भाई पीएम बनना ज़रूरी नहीं है, कोई और दूसरा पद भी मिल जाता तो चल जाता, तो आज ये जो हम 2 देश देख रहे हैं और जो इतना मारकाट हो रहा है दोनों देशों के बीच में वो बच जाता। इतनी खून की नदियाँ जो बहती है हर 2-4 साल में वो बच जाता। तो मेरे हिसाब से तो मोहम्मद अली जिन्ना मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। तो हमने एनसीईआरटी में जो नया मॉड्यूल जोड़ा गया है जिसमें विभाजन के दोषियों पर बात करी, जिसमें विभाजन के दोषी मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन को बताया गया, उस पर लोगों से बात करी, उनका मत जाना। सबने अपने हिस्से की बात करी रखी। उन्होंने बताया कि कुछ हद तक कांग्रेस भी जिम्मेदार है, साथ ही कुछ लोगों ने इसके लिए हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को भी जिम्मेदार ठहराया। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द रेड माइक। मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और कैमरे के पीछे हैं मेरे साथी सार्थक।